पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। बाजारों के खुलने की तैयारी और बता दें आपको संकेत किस तरह के हैं। एसजीएक्स निफ्टी एकदम शांत शुरुआत के संकेत होने दिखा रहा है, लेकिन एशियाई बाजारों में मिला जुला कारोबार होता हुआ दिख रहा है। आप देख सकते हैं 3 पॉइंट ऊपर एसजीएक्स निफ्टी आपको नजर आएगा। इस वक्त शंघाई के बाजार थोड़े से नीचे हैं, 0.5%। निक्केई के बाजार ऊपर आपको नजर आएंगे। तो काफी तक शंघाई को छोड़कर बाकी बाजार थोड़े से हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई सेंसेक्स और निफ्टी पर 27 अंक ऊपर सेंसेक्स पर, 20 अंक ऊपर निफ्टी पर शुरुआत होती दिख रही है। टाटा मोटर्स 3% ऊपर है, येस बैंक में 2% की मजबूती, एक्सिस एसबीआई 2% मजबूत खुलते हुए दिख रहे हैं। इनके दम पर निफ्टी 25% ऊपर खुल सकता है। लेकिन गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेल का स्टॉक है 4.5% कमजोर। कोल इंडिया के कल बाजार बंद होने के बाद नतीजे आए थे, 3% नीचे शुरुआती कारोबार में ये स्टॉक दिख रहा है। आइए रुपए की चाल पर डालते हैं नजर। कल हमने देखी 58 पैसे की कमजोरी, लगभग 1% नीचे जाकर रुपया बंद हुआ 64 रुपए 77 पैसे के लेवल पर। लेकिन काफी रिकवरी भी लोअर लेवल से रुपए में होती हुई दिखी और आज फिर से थोड़ी सी मजबूती है। इस वक्त 5 पैसे की 64.72 ये है लेवल इस वक्त करेंसी मार्केट में। शुरुआती कारोबार में करेंसी एकदम स्टेबल है, लेकिन रुपए की चाल पर ही आगे क्या डायरेक्शन रहेगा ये बात करते हैं। हमारे साथ जमाल मैकलाई साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, मैकलाई फाइनेंशियल्स के सीईओ। मैकलाई साहब गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। काफी वोलेटाइल और काफी कमजोरी दिखी है 2 सेशन में रुपए में, क्या लग रहा है किन लेवल्स पर सेटल हो सकता है? सर वो तो किसी को पता नहीं, बट इट लुक्स के जो 2 दिन का जो ड्रामा था वो आज जरा ठंडा हो गया। यू सी द की इज के ऑब्वियसली रुपी हैज रिएक्टेड टू चाइनीज डिवैल्यूएशन, तो ग्लोबल मार्केट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप देखो तो मेरे ख्याल से देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ ट्रबल इन द वर्ल्ड, बट अब तक कुछ एक्सप्रेशन नहीं हो रही है। क्योंकि जो बात है आप देखो कि यूएस इक्विटी मार्केट पहले दिन 200 पॉइंट गिरा, पर कल भी 200 पॉइंट गिर के वापस आ गया। सो आई फील अगेन वी विल बी इन अ पीरियड ऑफ नर्वस सॉर्ट ऑफ नैरो वॉलेटिलिटी। शायद अभी 64-70 आपने कहा, कैन बी लिटिल बिट स्ट्रॉन्गर, 64-65 के बीच में रेंज होगा मेरे ख्याल से। मतलब साहब ये बताइए ग्लोबली इक्विटीज किस तरह से परफॉर्म करेंगी अगर यहां से युआन को और डिवैल्यू किया जाता है? क्योंकि अभी हम कुछ देर पहले एसबीआई के इकोनॉमिस्ट से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे अभी भी युआन जो है वो काफी ओवर वैल्यूड है और यहां से काफी गुंजाइश है इसको और कमजोर करने की। अगर वो स्थिति बनती है तो आपका क्या सेंस है, रुपया कहां तक जा सकता है और आप कितना देख रहे हैं युआन को आगे चलकर डिवैल्यू होता हुआ? सर देयर आर 2 ओपिनियंस। जो बात है कि देखो ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड आर थ्योरेटिकल टर्म्स, रुपी इज ऑल्सो ओवर वैल्यूड, करेक्ट? तो भी इट इज नॉट वीकनिंग। कई 2 साल से रुपी इज ओवर वैल्यूड, but it is not weakening. Why? Because the central bank would like to control volatility. So overvalued, undervalued is a theoretical concept. What the market wants, अभी जो बात है, Chinese government has said they are going to let the market determine the value of the yuan. तो मतलब जहाँ कल close हो रहा है, they will open it again at that rate. But they are still holding to a 2% band, and there are 2 views. Some people are saying they are serious about doing that. Some people are saying that this is another effort to simply weaken the yuan so exports can pick up. Now, really nobody knows the answer. We have to see what happens. So this is a market. Markets where nobody knows, right? I mean, I am supposedly a market expert, but I don't know. Anybody who says they know is talking nonsense. So that is a market. So you have to be very careful. You have to be most companies, right. You need to protect yourself. You don't try to make money in the market. If you want to make money in the market, you join a brokerage. बिल्कुल मैकलाई साहब, मुश्किल है इस तरह के मार्केट में अंदाजा लगाना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए आज सुबह। यहाँ पर साफ तौर पर अब भी उतार चढ़ाव बरकरार रहेगा। 64 से 65 की रेंज है रुपए के लिए, ये कहते हुए मैकलाई साहब चलिए आगे बढ़ते हैं और फोकस अब कुछ और स्टॉक्स पर जहां पर एक्शन काफी जबरदस्त होता हुआ दिखा है और होने वाला है। जेएसपीएल, और इस पर राय लेना चाहता हूं हेमंत आपसे। कल बाजार बंद होने के बाद नतीजे आए, नतीजे वैसे कमजोर होने की आशंका थी, कमजोर आए भी है। क्या लगता है इस स्टॉक में किस तरह का एक्शन हो सकता है, क्या करना चाहिए? देखिए अनिल जी, मैं पहले थोड़ा मेटल्स पे कमेंट करना चाहूंगा। मेरे हिसाब से मेटल स्टॉक्स के अंदर अब वो लेवल्स आ चुके हैं जहां पे बहुत एग्रेसिवली आप शॉर्ट भी करेंगे तो बहुत ज्यादा पैसा कमा नहीं पाएंगे। ये मैं पिछले 3-4 दिन के डेटा पॉइंट्स पे देख रहा हूं कि अब ये स्टॉक ज्यादा नीचे जाने को तैयार नहीं है।
हालांकि अभी भी शॉर्ट्स तो लगातार ही बनते जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट लेवल्स आर अब हैव रीच्ड नाउ। तो JSPL की जहां तक मैं बात करूं, मेरे ख्याल 65-68 हैज बीन अ वेरी बिग लो, वेरी स्ट्रांग लो। तो अगर आप ऑलरेडी शॉर्ट है तो मेरे ख्याल अगर ये 65-68 के आसपास आपको मिलता है इस नतीजे खराब होने की वजह से, तो प्लीज कवर योर शॉर्ट्स, क्योंकि यहां से अब 50 रुपए तक JSPL जाने का मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं लगती। तो मेरे हिसाब से 68-70 इज अ गुड बॉटम। वहां पे आप जाकर इनफैक्ट हम लोगों को लॉन्ग करने की भी सलाह दे रहे हैं। तो 68-70 के आसपास आए तो आप उल्टा लॉन्ग कीजिए, 65 का स्टॉप लॉस रखिए। तो आज अगर थोड़ा सा भी करेक्शन आता है तो मैं तो बाय ऑन डिप्स पे हूं मेटल्स में। सिमिलरली टाटा स्टील पे भी आई एम अ बायर एट 245-248। मुझे नहीं लगता टाटा स्टील 235 के नीचे जाना चाहिए। तो अब मेटल्स उस स्टेज पे आ गए हैं अनिल जी जहां यहाँ पे शॉर्ट करके पैसा बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से JSPL 70 के आसपास लॉन्ग कीजिए फॉर एनी रीजन इफ इट डिप्स, एंड टाटा स्टील अराउंड 245-250 अगर आपको मिलता है तो लॉन्ग कीजिए इसको। और इस बीच राजीव महर्षि वित्त सचिव बात कर रहे हैं शीरीन बान के साथ, सीधे चलते हैं। There would be a propensity, though RBI controls that with limits on investments, foreign investments in both the corporate bond and the treasury bond. But still, being out of sync with the world doesn't seem, somehow doesn't sound right. And you believe that we're out of sync with the world at this point in time? I think so, yes. So, we understand this is a source information that North Block is going to nudge the Reserve Bank to try and act on rates perhaps ahead of the credit policy. Would that be the choice, the view of the Finance Ministry? No, I stoutly deny that North Block pushes RBI ever. So we never push them. Make the case. Let me say that, let me not use the word push, but you're making the case, a vociferous case for an out-of-turn rate cut. You know, it's interesting that if you look at the monetary policy framework of UK, for example, you know, a government point of view is actually presented before the MPC by a non-voting government member. So I think, in my opinion, though we don't have that system, there should actually be, and I hope that when the MPC comes, this happens, there should actually be a system whereby government can state its point of view and put it in public domain at an appropriate time. So government's point of view is known, and then RBI should decide on merit, taking into account all the stakeholders' views, including the government's too. Fair enough. So I'll come to the MPC and the composition of the Monetary Policy Committee in a bit. But if we had an MPC that existed at this point in time, what would the government view be on a rate cut and an out-of-turn rate cut, sir? That's a hypothetical question. I'm asking you, sir. But what would the North Block view be? No, difficult to answer hypothetical. I think I have answered it. Okay. So you believe that the time is right at this point in time for a rate cut? It will certainly help. It will help credit flows. It would help industry. It would help our exports. If any money is to flow out, then it is better that it flows out slowly over time rather than have a sudden, sort of reversal of inflows. So I think, being more or less in sync, or at least, not having a rate which is a hedging cost plus a return, actual return, a real rate of return, would I think be quite helpful overall. Okay. Let me move away from rates and talk to you about the other issue that you mentioned, and that is the devaluation as far as the yuan is concerned. Yesterday, the Chief Economic Advisor, Arvind Subramanian, said that policymakers around the world will need to take note, and even in India, policies will have to be tweaked accordingly. What should that mean? How should we interpret that statement? What can we expect in terms of policy action? Well, I don't know whether my job is to interpret Chief Economic Advisor's statements, but yes, certainly the development of in China of yuan having devalued twice in 2 days is something that will have to be taken note of. It will certainly affect our exports in markets where we compete with China, and as you can see, the stock market is already perhaps a little nervous. So I think we have to take note and respond, and the response would have to come from institutionally, both from RBI and the government. So what would that
और ये बात आती हुई फाइनेंस सेक्रेटरी राजीव महर्षि की तरफ से, लेकिन इस बीच प्री ओपनिंग सेशन सेटल हो चुका है। जो हम बात कर रहे थे शुरुआत में भी कि बाजार में एक दमदार रिकवरी देखने को मिल सकती है, वो कम से कम प्री ओपनिंग सेशन में तो साफ दिख रहा है। 35 अंक ऊपर है निफ्टी, एसजीएक्स निफ्टी जहां एकदम फ्लैट ट्रेड करता हुआ दिख रहा था, दमदार रिकवरी है 35 अंकों की, 0.5% की मजबूती के साथ 125 अंक ऊपर इस वक्त आपको नजर आएगा साफ तौर पर सेंसेक्स। और बैंक निफ्टी में 0.1% तक की मजबूती होने की संभावनाएं यहां पर साफ तौर पर दिख रही है। कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन होता है, एक राय ली जाए। नेटको फार्मा मिले जुले नतीजे दिख रहे हैं, लेकिन स्टॉक स्प्लिट की अनाउंसमेंट की है। रजत चार्ट देखकर बताएं नेटको फार्मा में किस तरह के संकेत आते हुए दिख रहे हैं। हेलो जी, क्या आप तक आवाज पहुंच रही? नेटको फार्मा पर आपसे राय लेना चाहता हूं। अच्छा, वही एक्चुअली स्क्रिप्ट का नाम पूछ रहा था। नेटको फार्मा देखिए, ये कल जिस तरीका का रुझान दिखाया है, इसके बाद में यही बोलना चाहिए कि नीचे एक अच्छी सपोर्ट है, जो सपोर्ट मैं उम्मीद नहीं करता हूं कि टूट जाएगा। अगर 2380 के नीचे क्लोज दे देता है तब तो ये वीक होगा, नहीं तो फिर से एक बार ऊपर में 2450 से 2500 की ओर जाने की चेष्टा करेगा। बट वो एक काफी जबरदस्त रेजिस्टेंस है, वो रेंज पे सप्लाई काफी जबरदस्त है, वो जब तक पार नहीं करता है खास कोई ऊपर की तरफ मूवमेंट नहीं होगा। लेकिन अनिल जी, एक चीज, अगर कोई कारण से ये नीचे की तरफ गिरता है, ये जो 2380 से लेके 2350 के बीच में जो सपोर्ट है, ये भी काफी काफी स्ट्रांग सपोर्ट है। इसको तोड़ना इतना आसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पिछले दिनों में बहुत बार सपोर्ट देके आए हैं। चलिए, प्री ओपनिंग ट्रेड सेटल होते हुए आपको दिख रहे हैं। हेमंत बात कर रहे थे मेटल कंपनियों की। आज देखिए फिर से टाटा स्टील मजबूती के साथ खुलने के संकेत दे रहा है, 2% ऊपर खुलने की संकेत ये दे रहा है। और कल सरकार ने जिस तरह से इंपोर्ट ड्यूटी 2.5% यहां पर बढ़ाई है, आप देखिए छोटे मझौले कंपनियां, उत्तम गैल्वा, सनफ्लैग, आयरन, ये कुछ और ऐसी कंपनियां हैं जिनके कल्याणी स्टील जो मजबूत खुलने के संकेत इस समय दे रही है। लेकिन मेरा सवाल देवांग आपसे टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर है। स्पेक्ट्रम शेयरिंग को जो मंजूरी दी है कल सरकार ने, ये कितनी बड़ी राहत की खबर है इन कंपनियों के लिए? क्योंकि मैं ये भी समझ रहा हूं कि अब कैपेक्स कॉस्ट भी कम होती हुई नजर आएगी, हालांकि कॉल ड्रॉप भी घटेंगे। हमारे आपके लिए कंज्यूमर के लिहाज से भी अच्छी खबर है। हाँ, मैं यही कहने वाला था कि आप जब मुझे कॉल करेंगे एटलीस्ट कॉल ड्रॉप तो नहीं होगा, तो ये तो एक डेफिनेटली एक फायदा है। बट ओवरऑल जैसे आपने कहा, मार्केट के लिए और कंपनी के नजरिए से कैपेक्स कॉस्ट कम होगा। और सबसे बड़ा आई थिंक टेलीकॉम के लिए खर्चा यही होता है जब वो कैपेक्स की अपनी कॉस्ट बढ़ाता है। और सब कंपनीज जब अपनी बैलेंस शीट स्ट्रेंथ के कारण जूझ रही है, बैलेंस शीट वीकनेस के कारण जूझ रही है रादर, तब ये एक रिलीफ है। और मेरे ख्याल से भारती एयरटेल जैसा एक स्टॉक आज आके आगे अच्छा के रिएक्ट कर सकता है। और मुझे लग रहा है टेलीकॉम के लिए काफी चीजें की गई है लास्ट कुछ समय में, तो ये सेक्टर जो अंडर परफॉर्मर रहा है ओवरऑल, ये थोड़ा सा आउट परफॉर्म करने की और अब धीरे धीरे एक कदम रख सकता है। रजत, आपकी टॉप पिक टेलीकॉम स्पेस में कौन सी होगी? भारती, आइडिया, टाटा कम्युनिकेशन, आरकॉम में से कौन सा स्टॉक आप चुनेंगे? और ये स्पेस आपको कैसा लगता है? ये स्पेस कुछ खास अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन मैं, अगर मुझको कोई बेट लेना होगा, हम भारती में लेंगे। क्यों? वो कल 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टेस्ट किया, उससे नीचे लो बनाया, फिर उसके ऊपर में क्लोज दे दिया है। तो दिस इज एक्चुअली अ क्लासिक बाय सिग्नल, बिकॉज मार्च के बाद में पहला बार ये 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टेस्ट कर रहा है। ऐसा स्थिति होने से टेक्निकली ये बाय बन जाता है, और ऐसा भी ये मार्केट लीडर है, इसके साथ रहने में बेहतर है। 410 से 412 के बीच में इसमें काफी जबरदस्त रेजिस्टेंस आने की पॉसिबिलिटीज है। उसके ऊपर चले तो ये रैली सस्टेनेबल होने की गुंजाइश है। फिलहाल मैं बोलूंगा कि भारती में ही बने रहिए, भारती खरीदारी कीजिए, वो बेटर होगा। चलिए, भारती में खरीदारी करने की राय, लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स भी रिकवरी के संकेत दे रहे हैं। हेमंत, एक क्विक कॉल आपसे लेना चाहता हूं, अगर कोई बैंक शॉर्ट कवरिंग का बेहतरीन कैंडिडेट है तो कौन सा होगा जहां पर आप तेजी करना चाहेंगे? अनिल जी, मैं तो खुद कहूंगा कि बैंक निफ्टी ही सबसे बड़ा कैंडिडेट है, क्योंकि जिस तरह से शॉर्ट्स बने हैं उसके अंदर लास्ट 2-3 दिन में। हालांकि अगर हम बड़े बैंकों की बात करें, मेरे ख्याल हाईएस्ट शॉर्ट्स लास्ट 2 दिन में आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई, ये दोनों में सबसे ज्यादा शॉर्ट्स बने हैं। तो मेरे ख्याल इन दोनों में ही मूवमेंट सबसे ज्यादा आनी चाहिए। आईसीआईसीआई बैंक 285 बहुत ही अहम सपोर्ट रहा है शुरू से, और वापस 302-305 पे रेजिस्टेंस आएगा। तो मेरे ख्याल अगर कोई शॉर्ट कवरिंग के लिए खेल रहा है तो आईसीआईसीआई बैंक विल बी अ गुड कैंडिडेट फॉर 2 to 3% रिबाउंड इजिली।
ओके, तो ऐसे बैंक हैं जहां पर तेजी बन सकती है। लेकिन फिलहाल भारतीय बाजारों के खुलने की तैयारी, एसएक्स निफ्टी कमजोर, प्री ओपनिंग सेशन मजबूत देखना होगा। कंटिन्यूस ट्रेडिंग सेशन में हम क्या इसी तरह की मजबूती के साथ खुल पाते हैं, लेकिन एक पॉजिटिव शुरुआत होगी, ये बात तो तय है। 125 अंक ऊपर सेंसेक्स दिख रहा है, निफ्टी 35 अंकों की मजबूती के साथ, और बैंक निफ्टी जो हम बात कर रहे थे कि 18,000 वो लेवल है जहां पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है, वहीं से बाउंस करने की तैयारी। 150 अंक ऊपर बैंक निफ्टी नजर आ रहा है। पहली दिख आपकी स्क्रीन पर आती हुई दमदार शुरुआत बाजारों की, 150 अंक ऊपर है सेंसेक्स, और निफ्टी पर 45 अंकों की मजबूती। 8,400 का पहला जो अहम आंकड़ा है वो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आता हुआ दिख रहा है। 8,400 के पार निकलने की कोशिश निफ्टी की। 200 अंक ऊपर सेंसेक्स आपको नजर आएगा। मिड कैप इंडेक्स आधा % मजबूत है, लेकिन लीडरशिप आ रही है पूरी तरह से बैंक निफ्टी से। 1% से ज्यादा की तेजी बैंक निफ्टी में होती हुई दिख रही है, और यही वो इंडेक्स है जो बाजार को खींचने की कोशिश कर रहा है ऊपर की तरफ। टेलीकॉम स्टॉक्स मजबूत है। स्पेक्ट्रम शेयरिंग के नियमों के बाद भारतीय एयरटेल और आइडिया ने की है पॉजिटिव शुरुआत, लेकिन बैंक्स लीड कर रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक 2% ऊपर है। अभी हेमंत कह रहे थे कि सबसे ज्यादा प्रीफर्ड आईसीआईसीआई बैंक, और वो टॉप करता हुआ चार्ट को। पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, सारे बैंक्स, यस बैंक, सबके सब मजबूत है। मेटल थोड़े से रिकवर करते हुए आप देख सकते हैं टाटा स्टील में 2% की मजबूती आज फिर से बनती हुई दिख रही, नतीजों के बाद लगातार दूसरा दिन तेजी का। ओएनजीसी आज नतीजों से पहले 1.5% मजबूत है। वेदांता यहां पर 1.5% की रिकवरी आती हुई दिख रही कल की तेज गिरावट के बाद। टाटा मोटर्स इतना पिटने के बाद आज 1.25% ऊपर है। महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी तेजी का माहौल है। तो ये सारे दिग्गज मिलकर डबल सेंचुरी मारते हुए सेंसेक्स पर, और निफ्टी 8,400 के पार। कमजोर क्या है? थोड़े बहुत कमजोरी के संकेत एनएमडीसी से जो निफ्टी से बाहर हो रहा है, अब यहां पर 1% का नुकसान है। टीसीएस थोड़ा सा कमजोर खुलता हुआ दिखा है, बाकी कोई खास कमजोरी वाले शेयर है नहीं इस वक्त। तो ओवरऑल ज्यादातर शेयर मजबूती की तरफ आपको नजर आएंगे। आइए वायदा कारोबार की तरफ डालिए नजर। डीएलएफ 4% के गेंस के साथ टॉप गेनर, आज नतीजों के पहले मजबूत होता हुआ दिख रहा है, शॉर्ट कवरिंग भी। यूनियन बैंक में 3.5% की मजबूती। औरोबिंदो फार्मा 3% जबरदस्त दमदार शुरुआत की है इसने। कावेरी सीड में 3% ऊपर खुल बाजार यहां पर शुरुआत करता हुआ दिख रहा है। रिलायंस कम्युनिकेशन भी मजबूत है, न सिर्फ भारतीय और आइडिया, आर्को में भी अच्छी तेजी बनती हुई दिख रही है। अदानी एंटरप्राइजेज मजबूत है, अदानी पोर्ट मजबूत है। ये सारे स्टॉक्स अच्छी तेजी दिखा रहे हैं। अदानी पोर्ट अब निफ्टी का हिस्सा बनेगा। 28 सितंबर से 2.5% की तेजी के साथ शुरुआत की है इस स्टॉक ने। आईओसी जहां पर डाइवेस्टमेंट की खबरें, 1% नीचे ये खुलता हुआ दिख रहा है। 5 मर्चेंट बैंकर अपॉइंट हुए हैं इसके लिए। टीसीएस में 0.5% का नुकसान है। टेक महिंद्रा भी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिखाता हुआ। तो बेहद दमदार शुरुआत भारतीय बाजारों की, और अच्छी बात यह कि 8,400 के ऊपर टिके रहने में कामयाब होता दिख रहा है। 60 अंकों की तेजी निफ्टी में, और सेंसेक्स 225 पॉइंट ऊपर। मिड कैप देखिए 1.25% मजबूत। बैंक निफ्टी लगभग 1.5% की तेजी के साथ बेहद दमदार शुरुआत है। बेहतरीन शुरुआत, इससे अच्छी शुरुआत शायद नहीं हो सकती। हम कह भी रहे थे कि आज एक बाउंस बैक देने के लिए तैयार है बाजार। देखिए आप डबल सेंचुरी मारने के बाद टिका हुआ है, ये अच्छी बात है। और मिड कैप में ज्यादा अच्छी तेजी है। यहाँ 1.25% ऊपर है मिड कैप इंडेक्स। स्मॉल कैप इंडेक्स में भी देखिए उससे ज्यादा अच्छी तेजी आपको देखने को मिलेगी। जैसा कि देवांग कह रहे थे, आज रेट सेंसिटिव स्टॉक्स का दिन हो सकता है। बैंक, रियलिटी, ये तमाम पैक है जो मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। नतीजों के ऊपर चलिए रिएक्शन बताता हूं जहां पर आया है। जीनस पावर बेहतरीन नंबर, 13% ऊपर। आशीष की टीम का आज ये प्लेयर भी था स्टॉक 2020 का। सनफ्लैग आयरन 7% मजबूत। कल्याणी स्टील 5% मजबूत। मेटल कंपनियों ने काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। कल जिस तरह से खबर आई थी, उत्तम गैल्बा भी देखिए 4% की मजबूती के साथ इस समय ट्रेड करता हुआ आपको दिखेगा। टाटा स्टील तो मजबूत है ही, कल के सत्र में भी मजबूत था, आज भी आप अच्छी तेजी यहां पर देख रहे हैं। एससीआई ने काफी अच्छे नंबर्स पेश किए हैं। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 5% तक की तेजी देखने को मिल रही है यहां पर। 5.25% मजबूत एससीआई। इसके अलावा देखिए शुगर कंपनियों में एक अच्छी तेजी बन रही है। जिस तरह से कल कैबिनेट ने कुछ अहम फैसले लिए इन कंपनियों के लिए, जो कर्ज था जो किसानों को इनको देना है वापस, उनकी जो पूंजी उनको वापस करनी है, उसमें कुछ ढील दी है। इसके अलावा चर्चा ये भी चल रही है इंपोर्ट ड्यूटी में 40% की कटौती भी सरकार कर रही है। इन खबरों के चलते आप देखिए बलरामपुर, बजाज, धामपुर, ये तमाम ऐसे काउंटर्स हैं जो अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा रहे हैं। डीएलएफ जैसे काउंटर्स आप देखिए 3% मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए। तो रेट सेंसिटिव्स के लिए आज का दिन काफी अच्छा। जिस तरह से कुछ देर पहले राजीव महेश्वरी भी कह रहे थे कि वो चाहेंगे कि रेट कट हो। रेट कट को लेकर अब होप्स वापस से जगने लगी हैं, और इन्फ्लेशन का नंबर जिस तरह से
अच्छा आया, उसको लेकर और आउट ऑफ द 29 तारीख से पहले रेट कट हो, ये प्रेशर कम से कम बन रहा है गवर्नर साहब पर। देखते हैं क्या होता है आगे, क्या करते हैं गवर्नर साहब, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स पर भी उनकी नजरें हैं और ग्लोबल मार्केट्स बहुत सपोर्टिव नहीं दिख रहे हैं, जिस तरह से करेंसी मार्केट में उतार चढ़ाव होते हुए दिख रहे हैं। और ये गवर्नर साहब ऐसे हैं जो ग्लोबल मार्केट पर ज्यादा नजर रखते हैं डोमेस्टिक के साथ साथ। तो देखना होगा आगे किस तरह के डेवलपमेंट होते हैं, लेकिन फिलहाल बाजार बेहद खुश मूड में है। और रजत, आप 50 डेज मूविंग 200 दिनों का मूविंग एवरेज निफ्टी पर कहा 8,450 पर बता रहे थे? हाँ, 8,450 पे है। वो पार करने से ये जो 8,422 पे अभी ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ से लेके 8,453 आप मान लीजिए कि ये एक रेजिस्टेंस जोन है, इसको पार करके सस्टेन कर जाएगा तो फिर 8500 वुड नॉट बी अ बिग प्रॉब्लम। तो फिर ये होना चाहिए कि अब चूंकि 250 पॉइंट ऊपर खुल गया है सेंसेक्स, निफ्टी 75 ऊपर है, इस रेंज के आसपास है, तो क्या थोड़ी जो ट्रेडर्स फंसे हुए हैं उन्हें 8,425 8,450 की रेंज में थोड़ा हल्का होना चाहिए? देखिए, ये बाउंस बैक हमको नहीं लगता है कि इतना जल्दी खत्म हो जाएगा। 8,480 का टेस्ट होने की अच्छी गुंजाइश है, तो इसीलिए मैं थोड़ी सी इंतजार करूंगा। अगर कोई कारण से 8,380 भी तोड़ देते हैं, 8,380 375, तब वहां पे फिर हल्का होने की सोचेंगे। अभी फिलहाल बने रहने से ही बेहतर होगा। PSU बैंक्स देखिए आज फिर से काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए, बैंक ऑफ बड़ौदा 3.5% ऊपर, PNB 2.25% ऊपर, SBI 2.5% मजबूत है। तो PSU बैंक्स बेहतरीन रनअप दिखा रहे हैं। ICICI बैंक भी हालांकि मजबूत है, लेकिन आप देखिए पूरा का पूरा बैंकिंग पैक काफी अच्छा प्रदर्शन आपको आज के सत्र में दिखाता हुआ दिखेगा। और HDIL यानी रेट सेंसिटिव्स पर नजर रखिए, 3.5% की मजबूती यहां देखने को मिल रही है। DLF 3% मजबूत है, तो रेट सेंसिटिव्स का आज दिन है, ऐसा साफ तौर पर लग रहा है। दिवांग, आप कह भी रहे थे कि ये स्पेस आज सबसे ज्यादा एक्शन में रहेगा, ये बताइए आप, क्योंकि बाजार खुल चुके हैं और ज्यादातर गैप अप खुला है, आप कौन से स्टॉक पर आपकी नजर है? आई थिंक यस, मेरे पास लीवे है क्योंकि फंडामेंटली मैं कुछ लॉन्ग टर्म की बात करता हूँ। तो इनफैक्ट जैसे आपने कहा, अभी भी प्राइवेट बैंक्स लाइक यस बैंक, इंडसइंड बैंक, जिन्होंने लास्ट कुछ दिनों में अच्छा करेक्शन किया है, और अगर रेट कट होता है आने वाले दिनों में या 29 को या उससे भी पहले, तो आई थिंक बहुत बड़े बेनिफिशियरीज ये हो सकते हैं। थोड़ा सा कॉन्ट्रा कॉल हमने इनिशिएट किया है कुछ दिन पहले, समथिंग लाइक SBI, BOB जैसी बैंक्स। PSU पे हम बिल्कुल अंडरवेट थे, अब हमें लग रहा है कि PSUs में जो दिग्गज बैंक्स है एक दो, वो भी आपके पोर्टफोलियो में शामिल करने का टाइम आ गया। 1 या 2 क्वार्टर नोबडी नोज कैसा होगा, बट ओवरऑल आपको लार्ज कैप बैंक्स में फोकस करना चाहिए। समथिंग लाइक एन ICICI, यस बैंक, SBI, इन सबको एक्यूमुलेट करने का अच्छा टाइम है, एंड आगे जाके आपको अच्छे रिटर्न्स ये सब स्टॉक्स में मिल सकते हैं। ओके, ये आया थी सारे बैंकिंग शेयरों पर, लेकिन नंबर्स के दम पर जो एक्शन आया है कुछ छोटे शेयरों में, जीनस पावर अब 16% ऊपर है, एक्सिस के 6% ऊपर है, लवेबल 5% तेजी दिखाता है, शिपिंग कॉर्पोरेशन का स्टॉक 4.5% मजबूत है। तो यहां पर एक अच्छी तेजी बनती हुई दिखी है। कोपरान 10% नीचे, गोकुलदास 10% नीचे। बैंक्स कमजोर हुए हैं नंबर्स के दम पर, उनमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र और धनलक्ष्मी बैंक है, दोनों ही नीचे खुलते हुए दिखे। नेटको फार्मा भी 3% का इस वक्त आपको नुकसान नजर आएगा। तो ये स्टॉक्स हैं जो एक्शन में नेगेटिव साइड पर। हेमंत, क्या कहेंगे, IT स्टॉक से ये गिरावट में खरीदारी का मौका है या उछाल में बिकवाली का? 2 दिनों की तेजी के बाद जैसे आज मार्केट स्टेबल हुए, TCS, विप्रो, टेक महिंद्रा सारे ठंडे हो गए। देखिए अनिल जी, मेरे ख्याल ये कॉन्ट्रा ट्रेड हमेशा ही रहेगा। जिस दिन आपको बैंक निफ्टी 1.5% ऊपर मिलेगा, उस दिन CNX IT 1% 0.5%, आई थिंक इट हैज टू शो प्रॉफिट बुकिंग। बट मेरे हिसाब से IT स्टॉक्स में बाय ऑन डिप्स रहूंगा मैं, क्योंकि मुझे पहली चीज अभी तक पूरी तरह से इंटरनेशनल मार्केट सेटल होते हुए नहीं लग रहे। तो मेरे ख्याल अगर TCS वापस से 2610 2620 के आसपास मिलता है, इट्स अ गुड बाय। इन्फोसिस इज एन इवन एन आउट परफॉर्मर। इन्फोसिस, HCL टेक महिंद्रा TCS से भी ज्यादा स्ट्रांग लग रहे हैं। तो इन्फोसिस तो अगर 1120 1125 भी मिले डिप पे तो लेना ही चाहिए। इन्फोसिस में मेरा टारगेट 1185 का है और TCS में मेरा टारगेट 2710 का है। तो मेरे ख्याल इन्फोसिस इज अ बेटर बेट सीइंग द चार्ट्स एंड डेटा। तो इन्फोसिस पे नजर रखें, थोड़ा भी डिप आए तो लें। और बैंक निफ्टी बिल्कुल जो उसके ऑपोजिट है, जब तक 18,500 के ऊपर ट्रेड नहीं करे, अनिल जी मैं स्पॉट की बात कर रहा हूं,
तब तक वी शुड फील इट्स मोर ऑफ अ रिबाउंड रैली ओनली। चलिए, तो जो लोग इस रैली को मिस कर चुके हैं, आईटी में जो 2 दिनों में देखने को मिली है, आज मौका दे रहा है ये स्पेस, यहाँ पर खरीदारी आप जरूर कर सकते हैं। लेकिन अदानी पोर्ट एंड एसईजी, रजत, चार्ट्स पर ये स्टॉक आपको कैसा लग रहा है? जिस तरह से 28 सितंबर से ये निफ्टी में शामिल हो रहा है, यहाँ पर आपको चार्ट संकेत दे रहे हैं क्या और ऊपर की तेजी बन सकती है इन द रन अप टू द निफ्टी में एडिशन के? देखिए, अदानी पोर्ट जब तक 330 के ऊपर रहेगा तो उसमें रैली की पॉसिबिलिटीज बन जाएगा, नहीं तो वो 330 के नीचे कोई कारण से जाएगा तो कल को जो लो बनाया था 320 के आसपास, उसी रेंज को फिर से दोबारा टेस्ट होने की पॉसिबिलिटीज तैयार हो जाता है। ये जो न्यूज आया है इसके चलते ये 330 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन आपको सारे दिन इसको 330 का लेवल को नजर पे रखना चाहिए, क्योंकि उसके नीचे जाते ही इसका टेक्निकल इंडिकेशन का ठीक है, लेकिन ये न्यूज के चलते ऊपर आया है। वो स्ट्रेंथ सस्टेनेबल है या नहीं, उसके लिए 330 पे ध्यान पे रखिए। डिपेंडिंग ऑन दैट यू टेक द ट्रेड। ओके, तो ये राय आती हुई इन सारे स्टॉक्स पर। अब वक्त है हमारे तीनों एक्सपर्ट से विदा लेने का। देवांग, हेमंत और रजत, शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और आज पहला सौदा में अपनी राय देने के लिए। 235 अंकों की मजबूती है सेंसेक्स में और 70 अंक मजबूत दिख रहा है निफ्टी। शानदार शुरुआत हुई है भारतीय बाजारों की। 1.25% मजबूत मिड कैप इंडेक्स और 1.5% मजबूत है बैंक निफ्टी। 1000 शेयर मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। महज 250 शेयर ऐसे हैं जो कमजोर है, तो बढ़ने वाले शेयरों की तादाद काफी बेहतर, मार्केट ब्रेक काफी तेजी के साथ। ये है इस वक्त का बाजार का रुझान। टेलीकॉम सेक्टर आज है फोकस में और स्पेक्ट्रम शेयरिंग के जो नियम आए उसके बाद यहां पर तेजी बनती हुई दिख रही है। टेलीकॉम कंपनियों के संगठन COAI के DG राजन मैथ्यूज हमारे साथ जुड़ेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। बाजार ने डबल सेंचुरी जड़ी है। आप देखिए 230 अंक ऊपर इस समय सेंसेक्स दिखेगा और 65 अंक की बढ़त निफ्टी में भी देखने को मिलेगी। 8400 के ऊपर टिका हुआ है बाजार। और अगर आप निफ्टी में देखें टॉप गेनर्स में तो आप पाएंगे भारती एयरटेल, आइडिया सेल्यूलर, ये वो स्टॉक्स हैं जो 2 से 2.5% की मजबूती के साथ आज ट्रेड कर रहे हैं। जी हाँ, टेलीकॉम कंपनियों के लिए कल देर शाम काफी अच्छी खबर आई है। सरकार ने स्पेक्ट्रम शेयरिंग को मंजूरी दे दी है। हालांकि स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग को अभी मंजूरी नहीं मिली है। क्या मतलब है, कितनी रिलीफ की बात है टेलीकॉम कंपनियों के लिए, इस सब पर बात करते हैं। COAI के DG राजन मैथ्यू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैथ्यू साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। सबसे पहले एज अ कंज्यूमर आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, ये बताइए कि इस शेयरिंग के बाद क्या ये मानकर चलें कि डेटा की स्पीड काफी अच्छी हो जाएगी, कॉल ड्रॉप्स घट जाएंगे और ये राहत की बात है इंडस्ट्री के लिए, गेम चेंजर हो सकता है क्या? So it is definitely a improvement that is going to happen as a result of the spectrum sharing, and we thank the government. There are two things that will happen as a result of spectrum sharing being allowed. It will help address the congestion issues. A lot of our cell sites and areas are congested because we don't have enough spectrum, and so by allowing the spectrum to be shared, the consumer will get an experience. Now let me just clarify that. If you have 5 megahertz and 5 megahertz, when you put those two together, you don't just get 10 megahertz, you get close to 13 to 15 megahertz. That's the physics of the networks. So the impact of spectrum sharing is quite large and beneficial to the end user. So we should begin to see better quality of service in terms of the congestion experience. The second area that we should begin to start seeing impacted is the dropped call issue, because much of the dropped call has to do with congestion. So both of these will impact the consumer favorably. चलिए, ये एक अच्छी बात कही, क्योंकि कम से कम यहाँ पर स्टूडियो में हम दोनों हैं, हेमंत और मैं, हम लोग कॉल ड्रॉप से बहुत परेशान हैं और हमने तो कई बार कॉल ड्रॉप की मुहिम भी CNBC आवाज पर चलाई है कि इस पर कुछ न कुछ टेलीकॉम कंपनियों को जरूर करना चाहिए। आप आज अच्छी खबर दे रहे हैं कि स्पेक्ट्रम शेयरिंग के बाद शायद ये बेहतर हो, लेकिन कंपनियों को क्या फायदा होगा? कंज्यूमर के लिए आपने बताया कि कॉल ड्रॉप्स कम होंगे, कंपनियों को कुछ फायदा होगा इससे?
So I think when we go forward and look at what has to happen, now the Department of Telecommunications has to reduce this in terms of the amendments to our license. So it's going to take a couple of months by the time this approval translates to actual benefits on the ground. So yes, over the next several months, you should begin to start seeing the law taking place, and that will translate to the beginning of this. And then the next thing is to be able to increase the number of cell towers and cell sites that will be available in the city. The government also made another announcement, Honorable Minister, for which we are thankful, said that we can now begin to start constructing cell towers on government land, government buildings. So this will help us expand our footprint and also address this issue of drop calls. मैथ्यू साहब, चलिए शेयरिंग तो मंजूर हो गई, लेकिन स्पेक्ट्रम लीजिंग, स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग, ये भी इम्पोर्टेंट मुद्दे थे जो शायद टेलीकॉम कंपनियां चाहती थी. आपको अभी भी आस है आगे चलकर सरकार इसके ऊपर भी फैसला लेगी जल्द? So I think if you look at it, what is the difference between spectrum sharing and spectrum trading? Clearly, yes, leasing is not allowed in spectrum sharing because that will put it into the spectrum trading area. So spectrum trading has not been allowed. In spectrum sharing, you get to put two networks together. In spectrum in spectrum sharing, you put two networks together. In spectrum trading, you buy the other person's spectrum and in fact their network. So that is the better way because it gives you complete control and it gives you a better way of optimizing your network. Here, two networks have to try and play together. So it's not as beneficial as trading, but it's still an improvement and will move towards helping improve the quality of service. अभी कह रही हैं कि डबल टैक्सेशन जैसे मामले जब तक सॉल्व नहीं हो जाते तब तक वो खुद ही नहीं चाहती स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग हो. आपका क्या कहना है इस पर? So yes, one of the issues that has come up with spectrum trading, and we have written to the Finance Ministry to address this issue, is that if you have already paid for the spectrum through auction, then we are saying when that spectrum is either shared or traded and money is paid to the other party, please do not tax that amount by another 15% by including it in the adjusted gross revenue of the company. We've already paid for it, and that is the concept that we are now asking the Finance Ministry, because that will be a hindrance to the spectrum sharing efforts. मैथ्यू साहब, एक और बात जो मैं जानना चाहता हूँ इन गाइडलाइंस को लेकर, क्या आपको लगता है कि ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स गाइडलाइंस है, जटिल है? क्या इसे और आसान बनाया जा सकता था, या फिर किन मुद्दों पर अभी भी कुछ और सफाई और क्लैरिटी आने की जरूरत है? So I don't think it's going to be very complicated to come up with the rules and regulations. I think the TRAI was very clear. They said companies should only give notification, and the cabinet was helpful in saying is that only 45 days needs to be given as notification when two companies decide that they want to share spectrum. So I think the DOT can act very quickly to reduce this to very simple language in terms of an amendment to our license so that we can implement this very quickly. जो काफी इम्पोर्टेंट है मैथ्यू साहब, उस पर आपकी राय लेना चाहूंगा, और वो है केपेक्स कॉस्ट. आपको लगता है कि इन कंपनियों की केपेक्स कॉस्ट अब घटती हुई नजर आएगी जिस तरह से सरकार ने ये फैसला लिया है? क्योंकि हम देख रहे थे टेलीकॉम कंपनियां सबसे पहले तो खूब पैसा खर्च के स्पेक्ट्रम हासिल करती थी, उसके बाद अपने एसेट्स बेच के उसकी भरपाई करती थी, तो काफी मुश्किल में थी टेलीकॉम कंपनियां दरअसल. So this was a previous problem that we had highlighted, that because of the very high prices that were paid for spectrum, companies were finding it difficult to find the money to begin to invest in the networks, and that was part of the challenge that we faced. With the spectrum sharing, yes, it will very clearly help in the capital that will have to be invested, because more towers can be shared. We can begin to start sharing some of the electronics as well. So that will clearly help in the capital expenditure. That money can now be used to help increase the number of towers and improve the network, which will again benefit the consumer in terms of a better quality. Also, it will help expand the 3G network. It will expand the 4G network. Those two networks coming online will also help decrease congestion, improve quality of service.
ओके मैथ्यू साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालकर आज इन सारी गाइडलाइंस पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। भारतीय एयरटेल आज निफ्टी का टॉप गेनर है, 3-3.25% की मजबूती के साथ। आइडिया 2.5% मजबूत है। तो ये गाइडलाइंस आने के बाद साफ तौर पर ये मंजूरी मिलने के बाद साफ तौर पर टेलीकॉम स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। अच्छी तेजी बाजार में भी है, 250 अंकों का उछाल। सेंसेक्स में 70 अंक ऊपर निफ्टी यहां पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा इस वक्त आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं और बाजार के इस डायरेक्शन पर ही बातचीत करने के लिए हमारे साथ कैनरा HSBC ओबीसी लाइफ इंश्योरेंस की CIO रितु गंगराड़े अरोड़ा कार्यक्रम में शामिल हो रही है। रितु जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। काफी इंटरेस्टिंग दिख रहे हैं मार्केट, बहुत सारे न्यूज फ्लो हैं ग्लोबली भी और लोकली भी। बाजार का डायरेक्शन क्या लग रहा है आपको? धन्यवाद शो पर बुलाने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मार्केट आज ऊपर है। आप मार्केट का डायरेक्शन अगर देखें तो मुझे लगता है साइडवेज ही रहेगा, वॉलेटाइल रहेगा अगले कुछ क्वार्टर्स, बट मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स जो आए हैं देश के लिए वो पॉजिटिव हैं और जो मैं मानती हूं अगले 3 से 5 साल में मार्केट में अच्छा रिटर्न बनेगा, उस धारणा को और सशक्त करते हैं। लेकिन मैम ये बताइए, जिस तरह से युआन को डीवैल्यू किया गया चाइना की तरफ से, आप कैसे पढ़ रही हैं इस सब को? क्योंकि अब चर्चा ये चल पड़ी है कि शायद इससे और अनिश्चितता बने दुनिया भर की करेंसी में और युआन आगे चलकर और डीवैल्यू हो। आपकी अपनी एनालिसिस क्या कहती है? करीब 15 दिन पहले आप ही के प्रोग्राम पे हमने काफी चर्चा की थी इस बारे में और तब भी मैंने कहा था कि मुझे चाइना से काफी चिंताएं हैं और मुझे बिल्कुल भी इस बात का अचंभा नहीं है कि उन्हें इस तरह का डेप्रिसिएशन किया है। डेस्परेट मेजर्स की जरूरत थी उन्हें अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। काफी मॉनेटरी ईजिंग भी कर चुके थे, 4 रेट कट हो चुके हैं, जिससे भी उन्हें जो नतीजे चाहिए थे वो नहीं मिल रहे थे। मुझे नहीं लगता कि ये डेप्रिसिएशन यहाँ थमेगा, थोड़ा और संभवतः होता रहेगा। इससे जो दूसरी इमर्जिंग मार्केट करेंसीज हैं उन पर प्रेशर बना रहेगा। तो ये एक स्थिति ऐसी है जिसे बहुत गौर से देखना होगा। अगर स्टेबलाइज हो जाती है तो अच्छा है, वरना ये एक पोटेंशियल रखती है एक क्राइसिस का रूप लेने की। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है ग्लोबल मार्केट के लिहाज से। लेकिन क्या इन सारे संकेतों के बीच में अब जब लोग ये भी मान रहे हैं कि शायद सितंबर में रेट हाइक ना हो अमेरिका में, हमारे यहाँ के जो कल आंकड़े आए CPI के और IIP के, क्या आपको लगता है कि 29 सितंबर की पॉलिसी में ब्याज दरों में कटौती की संभावनाएं बढ़ गई? आपका क्या अंदाजा है, क्या एक रेट कट मिलेगा? जो इन्फ्लेशन के नंबर हैं, CPI के नंबर 3.8% पे जो आए हैं और IIP 3.8%, दोनों इसको सशक्त करते हैं। RBI को थोड़ा सा एल्बो रूम मिलता है रेट कट करने का। मुझे तो उम्मीद थी पिछले साइकिल में ही रेट कट की और हो सकता है मिड साइकिल में रेट कट हो, बट तब बहुत इंपॉर्टेंट होगा देखना कि एक्सचेंज रेट हमारा कैसे बिहेव करता है। अगर हम शार्प डेप्रिसिएशन देखते हैं तो RBI शायद रिएक्ट न करना चाहे उस दौरान। मुझे भी लगता है कि US बहुत जल्दी और बहुत तेजी से रेट इंक्रीज नहीं कर पाएगा। शायद एक टोकन इंक्रीज हो इस साल। तो अगले कुछ हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे ग्लोबल इकोनॉमिक्स के नजरिए से देखने के लिए कि ये डेप्रिसिएशन किस तरह स्टेबलाइज होता है। मैम, सरकार जिस तरह से अब पेपर्स लाने की बात कर रही है, कोल इंडिया में 10% का विनिवेश, IOC पर अब चर्चा चल पड़ी है और आज देखिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियां फिर से दबाव के साथ ट्रेड करती हुई, आप कैसे देख रही हैं इसे और आप क्या राय देंगी? और एपेटाइट है मार्केट में इन पेपर्स को एब्जॉर्ब करने का और चाहत है इन कंपनियों में पैसा लगाने के लिए फंड्स की तरफ से? मुझे लगता है ये पेपर्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे मार्केट में, बट इससे जो बाकी मार्केट है उसमें भी थोड़ी स्थिरता बनी रहेगी क्योंकि कैश फ्लोज इस तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे और मुझे लगता है अच्छी तरह से सब्सक्राइब होना चाहिए। बहुत समय से ये चर्चा चल रही है और इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है तो अच्छा ही है। सभी तरफ फिस्कल लीवर बढ़ता है। ये डाइवेस्टमेंट की बात बजट में भी हुई है। तो ये बताएं कि ये इस तरह के माहौल में बाजार में कहाँ ज्यादा पैसा लगाना ठीक है, यानी कि आप कहाँ ओवरवेट होना चाहेंगी? क्या डिफेंसिव्स जो कि करेंसी के मुंह से जिन्हें फायदा होता है, IT शेयर हो गए, फार्मा हो गए, वहां पर ज्यादा पैसा लगाना ठीक है या फिर रेट सेंसिटिव बैंक, ऑटो, इस तरह के शेयर, क्या पसंद है आपको?
एक मिला जुला पोर्टफोलियो होना चाहिए। रेट सेंसिटिव्स को मैं प्रेफर करती हूं और विद इन बैंकिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के लिए मैं काफी समय से कहती रही हूं। अब काफी महंगे लगते हैं, बट अगर 5-7% का भी करेक्शन आता है तो फिर से एक एंट्री बन जाती है, क्योंकि वहां एक अर्निंग विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, करीब 20% की अर्निंग विजिबिलिटी है, बैलेंस शीट स्ट्रांग है, कैपिटल कंस्ट्रेंट्स नहीं है। तो दो थोड़े महंगे हैं, फिर भी उनमें जब भी मौका मिले निवेश में करती रहती हूं। ऑटोमोबाइल सेक्टर भी मेरे लिए ओवरवेट सेक्टर बना हुआ है। करेंसी डेप्रिसिएशन में जल्दी ही हमें फार्मा और आईटी कंपनीज में कुछ सुधार दिखेगा, बट मुझे नहीं लगता एक स्ट्रक्चरल सुधार बहुत जल्दी आएगा। बट फार्मा कंपनीज अपने आप में हर एक बहुत आपस में जुदा होती हैं, तो फार्मा सेक्टर मुझे अच्छा लगता है। आईटी बहुत सिलेक्टिवली, ये डेप्रिसिएशन को लेकर मैं आईटी ओवरवेट नहीं हो रही हूं। मैं डरती हूं मेटल सेक्टर से, कमोडिटी सेक्टर से, तो मैं उनसे काफी दूर हूं। इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स बहुत सिलेक्टिव, सिर्फ अच्छी कंपनी जहां अर्निंग विजिबिलिटी, वॉल्यूम ऑफ टेक दिख रहा है, तो थोड़ा सा कठिन है इस माहौल में एक पोर्टफोलियो करना। बट डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट रेट, करेंसी डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव्स को ध्यान में रखकर पोर्टफोलियो होना चाहिए। इसके अलावा जिस तरह से संसद में मॉनसून सेशन वॉश आउट हुआ, इसको कॉर्पोरेट्स तो काफी इससे नाराज हैं, उन्होंने कल मुहिम भी अपनी उठाई है। आप कैसे देख रही हैं इसे, और अब आपकी होप क्या है? जीएसटी बिल आज आखिरी दिन है, अगर हो जाए तो हो जाए, वैसे चांसेस काफी कम लग रहे हैं। आप कैसे पढ़ रही हैं इन सब डेवलपमेंट्स को? प्रजातंत्र की जय तभी है जब संसद चले और उसमें हर मुद्दे पर विचार विमर्श हो और सही निर्णय लिए जाएं। तो कुछ निराशा तो है, और मुझे आशा है कि होपफुली आज का सेशन अच्छा चलेगा और कुछ निर्णय लिए जाएंगे। मेटल शेयरों की आप बात कर रही थी कि आप दूर रहना चाहेंगे अब भी मेटल शेयरों में। ग्रोथ स्ट्रेटेजी अगर है निवेश करने की तो आपकी राय एकदम परफेक्ट है, लेकिन क्या कहीं आपको लगता है कि ये पुराने इतने दिग्गज मेटल शेयर जो कई दशकों से हिंदुस्तान में रहे, सेंसेक्स निफ्टी का हिस्सा रहे, क्या कहीं कोई वैल्यू ऑफर करते हैं? और अगर वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिहाज से सोचा जाए तो क्या 3-5 साल के लिहाज से कहीं कोई पैसा लगाने का मौका दिखता है आपको? मेटल शेयर्स की मैं बिल्कुल भी राय नहीं दूंगी, क्योंकि ग्लोबली एक डिमांड में बहुत गिरावट आई है। चाइना की डिमांड से काफी चिंता है, तो मुझे नहीं लगता मेटल शेयर में अगले 2 साल भी अभी क्लैरिटी है कि क्या होगा, क्योंकि काफी हद तक ग्लोबल कमोडिटीज डिक्टेट करेंगी इनका मूवमेंट। तो मैं अभी दूर रहने की ही राय दूंगी। आज और कल 2 दिन बचे हैं, उसके बाद अर्निंग सीजन खत्म हो जाएगा। ये बताइए, पूरा अब तक का जो अर्निंग सीजन है Q1 का, ये आपको कैसा लगा? हालांकि हम लोग काफी लो होप से इस अर्निंग सीजन में एंटर किया था। एट द एंड ऑफ द अर्निंग सीजन अब आपको क्या लग रहा है? जैसा कि आपने कहा, एक्सपेक्टेशंस काफी कम हो गए थे इस अर्निंग सीजन से, और उसके अगर हम मद्देनजर देखें तो करीब करीब इन लाइन है। रेवेन्यू डीग्रोथ है करीब 5% सेंसेक्स टॉप लाइन कंपनीज में। प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा सुधार है करीब 9% का, जो कि ज्यादातर कमोडिटी प्राइस का जो बेनिफिट मिला है वो, और उसके अलावा जो ऑपरेशनल एफिशिएंसीज आई हैं, कॉस्ट कटिंग हुआ है, उसके कारण है। तो कोई बहुत अच्छा संकेत नहीं देते, कोई टर्न अराउंड का संकेत अभी नहीं आ रहा है। बहुत निराशा नहीं हुई क्योंकि एक्सपेक्टेशंस लो थे, बट अब आशा है कि अगले 2 क्वार्टर में कुछ सुधार दिखना शुरू हो। अगर वो सुधार दिखने लगता है तो मार्केट फिर रिकवरी को डिस्काउंट करके काफी अच्छा उछाल देगा। और कल क्या आईआईपी के आंकड़ों को देखने के बाद क्या आपको कहीं कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की सुधार की वजह से कैपिटल गुड्स शेयरों में खरीदारी के मौके नजर आते हैं? क्या इकोनॉमिक रिकवरी पर आप भरोसा करके वहां पैसा लगाने की राय देंगी? सिलेक्टिवली जरूर करना चाहिए। कैपिटल गुड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों सेक्टर्स को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि रिकवरी यहाँ दिखने लगेगी। एक और जो आंकड़ा है वो CII का स्टॉल प्रोजेक्ट्स का आंकड़ा है, जिसमें ग्रीन शूट्स दिखते हैं, जहां पे स्टॉल प्रोजेक्ट्स कम हुए हैं और प्रोजेक्ट्स चलने लगे हैं। तो इन सब का इकोनॉमी पे असर तो होगा, पॉजिटिव असर तो होगा, पर बहुत सिलेक्टिव होने की जरूरत है। रोड्स एक सेक्टर है जहां पे अच्छे ऑर्डर्स हुए हैं, तो सिलेक्टिवली जो
पॉकेट्स हैं उनमें बहुत अच्छे निवेश के मौके हैं, बट एक सेक्युलर व्यू लेके कैपिटल गुड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश नहीं करना चाहिए। ये बस शुक्रिया आपका आज समय निकालने के लिए और इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। बाजार पर नजर रखिए, अब भी 200 अंक ऊपर ट्रेड कर रहा है। निफ्टी के टॉप 5 गेनर्स में आप देखिए, 2 जो गेनर्स हैं वो दरअसल टेलीकॉम कंपनियां हैं, भारती एयरटेल और आइडिया सेल्युलर, और बाकी के जो 2 गेनर्स हैं वो आप देखेंगे जी हाँ बैंक्स हैं और पीएसयू बैंक्स हैं। पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा काफी अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा रहे हैं। वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मोतीलाल ओसवाल एएमसी के फंड मैनेजर ताहिर बादशाह हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन आपको अब खबर ये भी दे दूं कि मानसून सत्र बढ़ाने को लेकर जो सीसीपीए की बैठक होने वाली थी वो शुरू हो चुकी है। सरकार विशेष सत्र बुलाने पर भी विचार कर सकती है और अगर ये होता है तो बाजार को थोड़ा पसंद आएगा। एक बार फिर से होप बन जाएगी कि चलिए इस मानसून सत्र में नहीं हो पाया, अब विशेष सेशन में, स्पेशल सेशन में जीएसटी जैसे इंपॉर्टेंट बिल पास हो जाए। बिल्कुल, ये बेहद पॉजिटिव खबर है बाजार के लिए कि अगर संसद का सत्र बढ़ाया जाए या फिर विशेष सत्र लाया जाए और उस पर जीएसटी समेत कुछ और अहम बिल्स पर विचार किया जाए और उसे पास करवाने की कोशिश किया जाए तो जीएसटी बिल का पास होना। एक टिप्पणी भी करी थी कि वो पूरे तैयार हैं इस चीज के लिए। अगर ऐसा होता है तो मार्केट एक यहाँ से अच्छी चाल दिखा सकता है ऊपर की तरफ। बिल्कुल संभव है। चलिए वक्त है फिलहाल ब्रेक का। ब्रेक के बाद ताहिर बादशाह जुड़ेंगे हमारे साथ और उनसे बात करेंगे। $215 अंक ऊपर है सेंसेक्स और निफ्टी पर मजबूती है 60 अंकों की। 8,410 के लेवल पर ट्रेड करता हुआ निफ्टी इस वक्त आपको नजर आएगा। काफी बेहतरीन और मजबूत शुरुआत की है भारतीय बाजार ने। 8,429 का हाई बनाया है, 8,340 के आसपास का लो है, तो अपने लो लेवल से लगभग 90 पॉइंट की रिकवरी निफ्टी में दिखी है आज के सेशन में। और अब आप देख सकते हैं पौन % की मजबूती वहां पर है। मिड कैप इंडेक्स 1% मजबूत है, बैंक निफ्टी में 1.25% के आसपास की मजबूती आपको नजर आएगी। बाजार के डायरेक्शन पर बात करते हैं। हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर ताहिर बादशाह कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। ताहिर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। इससे पहले कि बाजार के डायरेक्शन पर राय लूं, एक राय आपसे चीन के ये सारे डेवलपमेंट्स पर लेना चाहता हूं जो युआन के डिवैल्यूएशन के साथ चीन के सेंट्रल बैंक ने किए। क्या लगता है ये एक शुरुआत है और आगे बढ़ते हुए इस तरह के कदम और वहां से देखने को मिलेंगे, और यदि हाँ तो इसका हमारी करेंसी पर, हमारे बाजार पर क्या असर पड़ेगा? जिस प्रकार की जो चाइनीज गवर्नमेंट की पॉलिसीज रही है और उनकी जो मार्केट के एक्शंस रहे हैं बोथ ऑन प्रोवाइडिंग स्टिमुलस टू द इकोनॉमी और उनकी जो करेंसी की जो मूव्स रही है, उससे साफ ऐसा लग रहा है कि उनको क्लियरली उनके एक्सपोर्ट ग्रोथ और देयरफॉर उनकी ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ की क्लियरली चिंता है। और वो 7% ग्रोथ को डिफेंड करने के लिए मुझे लगता है कि शायद उनके लिए और थोड़ी करेंसी की डिप्रिसिएशन या डिवैल्यूएशन की जरूरत पड़ जाएगी। और अब तक हमने जो देखा है 3-4%, मुझे लगता है कि शायद उसमें और एक 4 to 5% का डिवैल्यूएशन ओवर द नेक्स्ट 3 to 6 months शुड नॉट बी रूल्ड आउट। बेसिकली ये अगर आप एक लेवल पे देखें तो पिछले ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के से अब तक का जो ग्रोथ डिफरेंशियल हो गया है यूएस और चाइना के बीच में, उसके लिए वो एडजस्टमेंट जरूरी है, क्योंकि तब से लेकर अब तक युआन हैज बीन इन अ वेरी फिक्स्ड बैंड। तो क्लियरली वो जो ग्रोथ डिफरेंशियल जो हुआ है और जो चाइनीज ग्रोथ की जो स्लो डाउन हुई है उनको एडजस्ट करने के लिए उनके लिए ये करेंसी का मूव जरूरी हो गया है। तो मुझे लगता है कि और कुछ डिप्रिसिएशन अभी भी आना बाकी है और वो शायद उस हद तक जो कॉम्पिटिटिव डिवैल्यूएशन बाकी सब कंट्रीज को करना होगा और इंडिया को भी पर्टिकुलरली करना होगा, क्योंकि काफ़ी हद तक जो चाइना और इंडिया में जो ओवरलैप है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट कमोडिटीज, टेक्सटाइल्स हो या जेम्स एंड ज्वेलरी हो, उसके लगते हुए हमें लगता है कि इंडिया को भी जस्ट टू डिफेंड द करंट लेवल ऑफ एक्सपोर्ट्स कुछ हद तक डिवैल्यूएशन या डिप्रिसिएशन के लिए तैयार होना होगा। और शायद एक 65 तक की बैंड, 65 to 66 का एक जो बैंड है वहाँ पे करेंसी, इंडियन करेंसी स्टेबलाइज हो सकती है। तो 65-66 तक स्टेबलाइज होते हुए हम देख सकते हैं रुपए को। 2 दिन में 90 पैसे की गिरावट हमने देखी थी, आज थोड़ा सा रिकवरी जरूर दिखा रहा है। लेकिन आप ये बताइए फिर आईटी कंपनियां, फार्मा कंपनियां, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनियां को कुछ फायदा होगा और क्या आप वहां पर तेजी करना चाहेंगे, और कौन से स्टॉक्स हैं जो आपको, कौन से खास तौर पर छोटे सेक्टर्स हैं जो आपको पसंद है?
सो ओवरऑल बेसिस पे क्लियरली आईटी और फार्मा बेनिफिशियरी हो सकते हैं, लेकिन आईटी में हमने कुछ हद तक एटलीस्ट लार्ज कैप आईटी में ग्रोथ की थोड़ी बहुत किल्लत देखी है, और इसलिए बहुत ज़्यादा करेंसी से प्रॉफिट्स में बढ़ोतरी हो जाएगी, उसका शायद वो नतीजा शायद न निकले। तो ओवरऑल अभी भी जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है या एक्चुअल रियल ग्रोथ है फॉर आईटी कंपनीज वो आना ज़रूरी है। करेंसी रिलेटेड जो अर्निंग्स की अपसाइड आती है, टिपिकली मार्केट उसको ज़्यादा मल्टीपल देने के लिए तैयार नहीं होती, क्योंकि वो वॉलेटाइल रहती है थोड़ी बहुत। सेम ऑल्सो इज द केस इन फार्मा, लेकिन बिग फार्मा में भी हमने कुछ हद तक डिसअपॉइंटमेंट देखी है पिछले 2 क्वार्टर में, तो शायद उस हद तक इवन फार्मा में भी इतने ज़्यादा इंथुजियाज्म ऑन अकाउंट ऑफ एक्सचेंज रेट दिखाना शायद मुझे लगता है कि गलत होगा। तो ओवरऑल हालांकि मिड कैप जो मिड साइज कंपनीज है और जहाँ पे थोड़ी बहुत नीश अपॉर्चुनिटीज है या एक अलग प्रकार की सेगमेंट को वो केटर करते हैं, चाहे वो आईटी हो या फार्मा हो, मुझे लगता है कि वहाँ पे करेंसी का बेनिफिट विल रिफ्लेक्ट मच मोर प्रोमिनेंटली, क्योंकि कंटिन्यूइंग ग्रोथ भी अच्छी है, जहाँ जो कंपनीज 20-25% ग्रोथ दिखा चुकी है पिछले 2-3 क्वार्टर में, और वही एक ग्रोथ रेट आगे जाके भी अगर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो वहाँ का करेंसी अपसाइड और भी ज़्यादा हो सकता है। तो मुझे लगता है कि इट विल बी स्टिल अ पिक एंड चूज इन आईटी, फार्मा एंड ऑल अदर एक्सपोर्ट सेक्टर। तो जहाँ जहाँ ग्रोथ सिग्निफिकेंटली बेटर है वहाँ पर ध्यान रखना जरूरी होगा। टेलीकॉम एक और सेक्टर है जहां पर पहले भी आपके फंड्स इन्वेस्टेड रहे हैं, इस पर एक राय लेना चाहता हूं। जिस तरह से कल स्पेक्ट्रम शेयरिंग को लेकर मंजूरी मिली है सरकार की तरफ से, कितना फायदा टेलीकॉम कंपनियों को होगा और इस सेक्टर पर इस वक्त आपकी क्या राय है? तो क्लियरली ये जो मूव हुआ है वो लॉन्ग एक्सपेक्टेड मूव था और एक अच्छा मूव है, और इट विल बेसिकली लीड टू फर्दर कंसोलिडेशन इन द टेलीकॉम सेक्टर ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स टाइम। तो हालांकि एक लार्ज न्यू एंट्रेंट आने की एक्सपेक्टेशन है ओवर द नेक्स्ट 3 मंथ्स, और उनकी जो रिलायंस जियो की जो लॉन्च की पद्धति होगी वो किस हद तक इंडस्ट्री को ओवरऑल अफेक्ट करेगी वो देखना जरूरी होगा। तो तब तक ओवरऑल टेलीकॉम सेक्टर में शायद बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म न रहे, लेकिन क्लियरली मेनी ऑफ दीज मूव्स इन द लास्ट 2 years, स्पेक्ट्रम हो, स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग हो, ऑप्शंस हो, ओवरऑल डेटा का जो मोमेंटम है वो है, उन सबको लेके क्लियरली एक लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी टेलीकॉम में बनती जा रही है। लेकिन एक ह्यूज लार्ज न्यू एंट्रेंट प्लेयर की जो एक्सपेक्टेशन है वो किस हद तक एस्टैब्लिश हो जाती है वो देखना जरूरी होगा बिफोर टेकिंग अ वेरी लॉन्ग लार्ज पोजीशन इन टेलीकॉम। एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जिस तरह से युआन को लेकर डिवैल्यूएशन का सिलसिला शुरू हुआ है और आप भी कह रहे हैं और आपको लग रहा है कि आगे और ये बढ़ सकता है, अब एफओएमसी का क्या स्टेप होगा? क्योंकि कल से चर्चा चल रही है कि शायद सितंबर में जो रेट हाइक होना था उसको शायद टाल दे फेड। अगर ऐसा होता है तो उसका इमर्जिंग मार्केट्स पर किस तरह का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, और आपका अपना सेंस क्या कहता है, ऐसा होगा क्या? तो एक हद तक क्लियरली चाइना के मूव के हिसाब से वो एक जो यूएस का रिस्क था वो शायद टलते जा रहा है, और न केवल ये चाइनीज डिवैल्यूएशन के कारण, लेकिन अगर आप फेड की कुछ पिछले 1-2 मीटिंग्स की भी कमेंट्री देखे तो उसे ऐसा लग रहा था कि शायद एक ये जो उन्होंने 2015 का भी एक जो रेट हाइक लिफ्ट ऑफ जिसे कहते हैं वो शायद वो पोस्टपोन हो जाए। तो क्लियरली वो एक बिल्डअप होते जा रहा था, और अब ये चाइनीज डिवैल्यूएशन के कारण वो एक पॉसिबिलिटी और भी ज़्यादा पुश्ड आउट हो जाएगी इन टाइम, मुझे लगता है, और दैट शुड प्रॉब्ली बी पॉजिटिव न्यूज़ फॉर इंडिया, क्योंकि क्लियरली जो आरबीआई की जो डिस्कम्फर्ट थी इन टर्म्स ऑफ कटिंग डोमेस्टिक रेट्स, क्योंकि देयर वाज एन एक्सपेक्टेशन कि यूएस में स्टार्ट रेजिंग द रेट्स, तो मुझे लगता है वो एक थोड़ी बहुत कुछ हद तक वो बैकग्राउंड में चली जाएगी और आरबीआई को और ज़्यादा थोड़ा रूम मिल जाएगा टू टेक सम इंटरेस्ट रेट कट्स इन इंडिया। ओके, तो ये राय आती है। शुक्रिया ताहिर आपका हमारे लिए वक्त निकालकर आज बाजार और तमाम सेक्टर पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। और इस बीच बाजारों ने बेहद दमदार शुरुआत की है। 4 दिनों की कमजोरी से उभरकर डबल सेंचुरी मारता हुआ सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में 1% से ज्यादा का उछाल। पहला सौदा मैच के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। तब ब्रेक के बाद आपके सवालों के जवाब देंगे। सौदा आपका में हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।